नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेकिंग फैक्ट्स के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो इंडिया का राइजिंग स्टेचर है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में इंडिया का बढ़ता हुआ दबदबा है, उन सबका आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं, डायमेंशंस क्या है, उसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिससे आप लोगों को मेंशंस और राइटिंग में इससे काफी हेल्प हो। अब इस तरह के आंसर राइटिंग हम लोग पहले इंडिया को एज ए इमर्जिंग पावर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम लोग कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक जो है हमारी पांचवी बड़ी इकोनॉमी होगी और परचेजिंग पावर के अगर हिसाब से देखें तो हम थर्ड बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक के टर्म्स में। आप एग्जांपल दे सकते हो कि रसिया यूक्रेन वार में काफी दुनिया एक तरह से, अब पूरी दुनिया ही इंडिया की तरफ देख रही थी कि इंडिया का क्या स्ट्रेचर है। इंडिया ने एक जो इंडिपेंडेंट अपना रुख अपनाया और यूक्रेन भी कंटिन्यू से बात करता रहा कि भाई आप जो है इस वॉर को खत्म कराएं या समझौता कराएं। और इवन मोदी जाके जब पुतिन से कह देते हैं कि ये एरा एक वॉर का नहीं, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया के इन्फ्लुएंस है वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वो काफी बढ़ रहा है। जियो इकोनॉमिक्स टर्म्स में आप ये देख सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट में हम 7वें स्थान पे, जैसा अंकटाड की रिपोर्ट आई है भी आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग ये इसमें बता सकते हैं कि इंडिया पे जो इन्वेस्टमेंट 7th प्लेस पे है और जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना से मूव करके इंडिया में आ रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज की एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो इंडिया का राइजिंग स्ट्रक्चर है और इसके ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, रीजन क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है इंटरनेशनल सिस्टम पे। इन सब पे आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे, इससे आप लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग में काफी हेल्प होगी। हम लोग जो है अभी इसके हिस्टोरिक जियो पॉलिटिक्स रोल रहा है जो इंडिया का, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि भाई इंडिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जो रोल है वो जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप पुराने टाइम देखोगे ब्रिटिश एरा, जब ये कॉलोनी था ब्रिटिश का, और ब्रिटिश एरा का चूंकि इन्फ्लुएंस बहुत था उस समय, तो जानते हैं कहा जाता था क्योंकि सूरज ही नहीं अस्त होता है ब्रिटिश एम्पायर में, तो उनका यहाँ पे रहा है, इनकी कॉलोनी रहा है, तो वहां से भी आप लोग एक जोड़ सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस रहा है। इन द 20th सेंचुरी, इंडिया जब स्वतंत्र होता है 20th सेंचुरी में, तो ये लोग क्या करते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था जो हम लोग जानते हैं नैम के नाम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके हम लोग एक बड़े लीडर से, नेहरू जी का विजन था और देशों से मिलकर एक बनाया गया था कि हम लोग किसी भी ब्लॉक में, ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम लोग अलग रहेंगे। अच्छा, और कोल्ड वार में भी हम लोगों का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि स्टेबलाइज करने में, उसको समाप्त करने में, यूएन के रेजोल्यूशन में, यूएन में हम लोगों को जो कमेटी बनाई गई थी उसको, उसमें इंडिया भी एक मेंबर था। ये जो कोल्ड वार चल रहा है इसको कैसे टैकल किया जाए। और करंट में अगर हम देखते हैं तो इंडिया, मतलब जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी मतलब इवन नॉमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े से लेके छोटे तक, आप यूएन ले लो, यूएनएससी के मेंबर के हम लोग कंटिन्यू प्रयास जारी है, हमको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, ऐसा देख ही रहे हैं। तो जहां तक लगता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर हो जाएगा, जिससे इसके पास वीटो भी आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे क्वाड देख लीजिए या सीओ देख लीजिए, ब्रिक्स देख लीजिए, जो भी मतलब इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें एक इंडिया की प्लेयर है। अच्छा, और की प्लेयर सिर्फ ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो अब जो भी नए बड़े बैंक रहे हैं, अब चाहे एससीओ का जो भी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाहे ब्रिक्स का हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट, सब में एक अच्छा खासा शेयर है इंडिया का। सेकंड नंबर पे है इंडिया इन सब बैंक के शेयर के मामले में। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, उसमें इंडिया का स्ट्रेचर काफी बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जियो इकोनॉमिक्स में इंडिया का रोल है वो इवॉल्व कैसे हुआ, उसको इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ बताएंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका रिवाइवल जो है वो 1919 में हम लोग देखते हैं, जब जो हम लोग लिबरलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ये जो पॉलिसी आई थी 1919 में, ये जब पॉलिसी है तब से हम लोग इसका रिवाइवल देखते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया का जो मार्केट है वो ओपन कर दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, जिससे हमारे जो इतना बड़ा वास्ट सोर्स है हमारे पास, उसको हम लोग रिसोर्स को अनटैप कर पाए। ठीक है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल था, चूंकि हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी और ठीक ठाक इकोनॉमी थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत थी, लोग
बुद्धिमान थे, तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स था हमारे पास, जिससे कि जब वो ओपन हुआ इकोनॉमी, तो उनके पास जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके पास एक अपॉर्चुनिटीज थी कि वो यहाँ इन्वेस्ट करे। और जब से ये लिबरलाइजेशन हुआ है, तो इंडिया क्या हुआ है, तब से एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें जो मिडिल क्लास है, जो एक कंज्यूमर बनता है कंपनियों के प्रोडक्ट्स के लिए, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो काफी तेजी से आया है। क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर थे जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी थी, तो इसलिए हमारे यहाँ कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर रही थी। अच्छा, न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या अच्छी थी और सस्ता लेबर उपलब्ध था, इसलिए हमारे यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज थी, तो इससे भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट की और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाई। अच्छा, ये जो सारी एक्टिविटीज थी, ये सब कुछ इंडिया को एक जो है बड़ा रोल दे देती हैं वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स एंड द जियो इकोनॉमिक्स। जियो पॉलिटिक्स क्योंकि पहली बात तो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। दूसरा, जियो इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है भाई, हम पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। और हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गया, हम रैपिडली ग्रोइंग करती हैं, मेजर इकोनॉमी में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री जो है वो इंडिया है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो जियो इकोनॉमिक्स का है वो इवोल्यूशन हमारा 1919 से लेके अब तक इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये रीजन है जिससे ये इंक्रीज हो रहा है इंडिया का स्टेचर। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। तो इंडिया ने जो है कि अदर कंट्रीज के साथ जिनके जो कॉमन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा कि इंडिया के हैं, जैसे कि अच्छा, ये कंट्री सारे कॉन्टिनेंट से हैं, जैसे अफ्रीका से हो गया, अमेरिका से हो गया, यूरोप से हो गया, एशिया से, जन हम खुद ही हैं, लैटिन अमेरिका से हो गया, इस तरह की यहाँ के जो भी कंट्रीज जिनके ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के तरह के हैं या इंडिया के सिमिलर हैं, उनसे हम लोग क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप है, ये इसको स्ट्रेंथन कौन कर रहा है भाई, क्यों आपसे कोई पार्टनरशिप करेगा? इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, और इस चूंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस वो एक रीजन को स्टेबल बनाए हुए हैं और ग्रूविंग आर्म पावर है हम लोग। मिलिट्री फोर्सेस हमारी हो गई, जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हो गई, तो एक जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि ओनली पावर के इंश्योर पीस। तो हमारी पावर बढ़ रही है, तो हम लोग जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो हर कॉन्टिनेंट में बिल्ड कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जाते हैं वो हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रांग जो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाइज है वो सबके साथ हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि क्वाड हो गया। अभी आप लोग देख लें, चूंकि हम लोग इसमें साउथ चाइना से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री एंड ओपन पैसिफिक की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या रहा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएसए आता है, इंडिया आता है। इवन हम लोग रसिया के साथ भी टाइज किए हैं, उनके कुछ पोर्ट हम लोग अपने शिप, जो नेवी के शिप वहां पे हम लोग हैंड करते हैं। इवन हम इंडोनेशिया के साथ कुछ पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि वेस्ट में हम लोग I2U2 बनाए हुए हैं, जिसमें इसराइल हो गया, और यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इंडिया हो गया एंड यूएसए हो गए। वहां पे हम लोग इस तरह हम लोग देखते हैं, लगभग हर कंटिनेंट में इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक अलाइन बना रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, और ये क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फोर्स है हमारे पास। हम लोग इससे, अच्छा, ये जो इससे इससे हो क्या रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स है ग्लोबल एरेना में, उसमें इंडिया का जो रोल है, वो इन सारी चीजों से आप देखेंगे तो इंडिया का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये मीन भी है, ये रिजल्ट भी है, ये इंडिया के रोल को बढ़ा भी रहे हैं, और इससे इंडिया का रोल बढ़ भी रहा है। ठीक, ये एक काम भी कर रहा है बढ़ाने का, और इससे लोग कह रहे हैं नहीं ये है तो इसलिए बढ़ा हुआ है, तो दोनों तरह के इस काम करता है। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो एक अच्छा मतलब मजबूत बेस बनाती हैं, जिससे कि ये इंडिया के जो जियो पॉलिटिक्स में जो स्ट्रेचर है वो फर्दर बढ़ता रहे। जैसे कि अब देखो, हम लोग देखें कैसे इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो बढ़ रहा है। अब देखो, इंडिया की मेंबरशिप जो है, परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मांग हो रही है, और काफी देश इसको समर्थन कर रहे हैं। इवन हम देखते हैं यूएसए, जापान, चाइना को छोड़ के लगभग जो भी मेजर कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया को जो है परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। अच्छा, और अब हम इसको देखते हैं, सार्क की लीडर के रूप में लोग इसको देखते हैं, क्योंकि सार्क में सर्वे सर्वा इंडिया ही है, ऐसे कह लो।
बाकी सब है सब इंडिया के मतलब इंडिया ही लीड करता है पूरे साथ को। अब तो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडिया भी देखो G20 के समय इंडिया ने एक मीटिंग की थी जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लोबल साउथ की। तो मतलब इवन जो सदर्न हेमिस्फीयर की जो भी कंट्रीज हैं, इंडिया उनकी बात को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखेगा। और रीजनल कोऑपरेशन हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ये फर्दर इंडिया के जियो पॉलिटिक्स में जो स्ट्रेचर है उसको और मजबूत कर रही हैं। ठीक है, उसमें दो तीन चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे ये सारी चीजों को मेंटेन करने में जो इतना हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, पहला तो हो गया इंडिया की डिप्लोमेसी, और दूसरा दूसरा हो गया इंडिया का इंक्रीजिंग पावर। तो डिप्लोमेसी की टर्म्स हम लोग देखते हैं, हम लोग दुनिया के हर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। हमारी डिप्लोमेसी आप ये देखो कि इवन चाइना से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज उनसे भी अच्छे हैं और बराबर मीटिंग्स होती रहती हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग मिलिट्री में देखें या पावर में देखें, तो अब आप देखोगे हमारे जो डिफेंस सेक्टर उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है और उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिससे हमारा एक सिक्योरिटी में अभी तक जो हम लोग मतलब जीरो ही कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स में। तो लेकिन अब हम लोग देखो हमारे यहाँ से आर्म्स एक्सपोर्ट होते हैं और हम लोग जो रीजन की स्टेबिलिटी होती है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। आप देखोगे जो छोटी कंट्रीज है उनपे हम लोग अब वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं। आर्मेनिया हो गया, सेशल्स हो गया, इस तरह की कंट्रीज को हम लोग अब आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेचर है, जो कि जो हिस्ट्री गवाह है कि जो बड़ी कंट्रीज है वही जो है आर्म सप्लाई करती आई है छोटी कंट्रीज को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो कुछ रोल हैं, जैसे डिप्लोमेटिक हो गया, मिलिट्री पावर्स हो गए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे जो हमको मेंबरशिप दी जा रही है, तो ये इमर्जिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस का ही नतीजा है। और इससे हम लोग फर्दर जो है हमारा इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा। अब हम लोग इस पे बात करेंगे फ्यूचर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। तो अब हम लोग यहाँ देखिए बताएंगे कि इंडिया जो है एंड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रूप से वो जो एक सुपर पावर बन रहा है। इसके जो प्रेजेंस है और इन्फ्लुएंस है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसको अब झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसे लेवल पे इंडिया आ जा चुका है। अब सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इंडिया का रोल और इंडिया का प्रेजेंस जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक लेवल पे एज ए मेजर प्लेयर। अच्छा, इसमें एक बड़ा क्या अभी करंट में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, एंड अदर इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनके साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स अभी स्टेब्लिश हुए हैं, और कई के साथ तो हमने अच्छे खासे समझौते कर लिए हैं। तो ये सब क्या बताता है? इंडियाज रोल इन द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ग्रोविंग। अच्छा, अच्छा, ये जो अब ग्रोविंग हो रही है, विथ इंडियाज ग्रोविंग कैपेबिलिटीज एंड इन्फ्लुएंस, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया का रोल जो है ग्लोबल अफेयर्स पे फ्यूचर में वो बढ़ेगा, और वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जियो इकोनॉमिक्स में है उसमें इंडिया कहाँ है या क्या रोल है, और फ्यूचर में ये किस तरह के रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो पाथ है, जो एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने का, वो एविडेंट है, वो दिखाता है। पिछले जो ग्रोथ देखेंगे इंडिया का, तो उसमें वो क्लियर है कि इंडिया जो है ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। जिसमें हम लोग देखेंगे 2001 में जो हम लोग जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.2 थी, और 6.1 थी, सॉरी। एंड 2021 में जो है हमारी 7.2, इसलिए हम लोग देखेंगे कंटिन्यू हम लोग एक अच्छे खासे ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर है, वो इसके दो तीन पॉइंट है जो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा हाई स्किल्ड लेबर, क्योंकि इंडिया की जो स्किल्ड लेबर है वो अब जो है चूंकि इतने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, और जानते ही हैं आप इन्वेस्टमेंट आ रही, कंपनियां स्टेब्लिश हो रही, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमारे पास अब जो एक हाई स्किल्ड लेबर है। और दूसरा क्या है, एक लार्ज कंज्यूमर है, एक बहुत बड़ी संख्या, जानते हो इंडिया में इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर है, जो कि कंपनियों के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है या खरीदता है। जिससे क्या हुआ, ये बहुत बड़ा पूरी दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का एक मार्केट बन गया है, और डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। यहाँ पे सारी बड़ी कंपनियां सोच रही है कि भैया हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, तमाम टर्म्स कंडीशन वो तमाम ऑफर दे रही हैं। अच्छा, ये इंडिया का इकोनॉमिक टाइज विद द वर्ल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे। तो इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन इन द एरिया सच एज द, चूंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़े, तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि जो इंडिया की कोलैबोरेशन हो रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी में हो गए, नए लोगों से ट्रेड में हो गए,
आप देख रहे हैं हम लोग जो एफटीए हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तमाम कंट्रीज से, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, लगभग हर कंट्रीज आतुर है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। और ये अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है या इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अभी इंट मतलब अनटच है इन सब चीजों से। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि अभी ये जो रोल है इंडिया का कंटिन्यू ये बढ़ता ही रहेगा ग्लोबल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। तो हम लोगों की ये फ्यूचर भी सिक्योर है इंडिया का, ये बढ़ता रहेगा। इस तरह इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा इकोनॉमिक रूप से, ये हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अब हम लोग इस पे बात करेंगे ग्लोबल पावर डायनामिक्स। आप लोग ये साइड की इमेज पे ध्यान खैर आप लोग समझते ही हैं ये इमेज किस तरह लिए लगाई गई है, क्योंकि सोसाइटी भी हमारी इसी तरीके की होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स की। तो इंडिया ने ऐसी जगह पे खुद को बिठाया है या खुद पे लाके खड़ा किया ऐसी जगह पे जिससे ये मेजर पावर बनेगा ही बनेगा, और ये वर्ल्ड को आने वाले समय में एक बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जो वर्ल्ड को जिससे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। उसमें से होता है पहला मिलिट्री पावर, दूसरा होता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। तो इसमें इंडिया के पास दोनों है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जियो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है या जियो इकोनॉमिक्स, इंडिया इंडिया को उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। हाँ, ये सबको बढ़ाने के लिए जो जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं इसको बढ़ाने के लिए तमाम प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इसमें इन सबका बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि हो गए हमारे मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया। और तो और अभी इंडिया कई लोगों से बात कर रहा है जिससे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अदर कंट्रीज के साथ मिलकर बात हो रही है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात हो रही है, और नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज key player in the global discussion and is expected to be a leader in the global politics and the economic affairs। तो इस तरह उम्मीद की जा सकती है या आशा किया जा सकता है या ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई आने वाले समय में इंडिया जियोपॉलिटिकल पावर बनेगा, और इकोनॉमिक जो जियो इकोनॉमिक्स उसको काफी बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगा। अब हम लोग इतना कुछ देख लिया, अब हम देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के सामने। जो हमारे एक मेजर पावर बनना है उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया के सामने, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ठीक है, इंडिया इस बात पे है, बनने वाला है, अच्छा है, लेकिन इसके पास चैलेंजेस भी तो हो ना। तो इसके पास कई चैलेंजेस हैं, जिसमें हम लोग सबसे जैसे इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म। आजकल आप देखो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है, हर देश अपने यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जिसमें लोग बाहर की चीजों के ऊपर अपनी चीजों को वरीयता देते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म की एक पॉलिसी चल गई है या ट्रेंड चल गया है, इससे जो बड़ी कंट्रीज है उसमें इंडिया को एक्सपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। अच्छा, दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग ट्रांजिशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल आउटरीच। अब जो रीजनल चीजें हैं वो आपस में बहुत बढ़ रही हैं, तरह तरह के नए नए एमओयूज हो रहे हैं, तरह तरह के अंदर अंदर होता क्या है ना कि लोग टर्म्स देखोगे, दुनिया बहुत बदल रही है। पहले एक अमेरिका था, रसिया था, दो ही पोल होते थे, लेकिन अब देखोगे चाइना है, डिफरेंट रीजनल प्लेयर्स हैं, कौन किसके साथ, इतनी तेजी से चीजें बदल रही, ये भी एक इंडिया के सामने चैलेंज है। और इतनी तेजी से इंडिया खुद को बदल पाए, खुद को इतना तेजी से एक्सपेंड कर पाए, ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि अभी हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है चाइना या अमेरिका के टक्कर की, जिस तरह हम लोग पूरी तरीके से एक्सपेंड कर पाए उनको टक्कर में या उनके कंपैरेटिवली। तो स्टैंडर्ड, अच्छा जैसे अब हम लोग देखेंगे कुछ और समस्याएं, जैसे इंडिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी उतनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आ तो रही है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग 7 नंबर पे, लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है, क्योंकि हम लोग देखोगे तो हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में टॉप पे है, और हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस लेवल का नहीं है, फिर भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अभी जो है हम लोग 7th पोजीशन पे है, जबकि हम लोगों को होना चाहिए था कि टॉप पे, ये हम लोग अभी नहीं आ पाए हैं। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट अभी हम लोग सोचते हैं हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कार्ड कॉस्ट जो है वो 20% की है, जो कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो नियर अबाउट 10% होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी दे आर ये प्रोसेस में है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ये सब चीजें हमारे पास कुछ चैलेंजेस
हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, जेंडर पैरिटी हो गया एंड हंगर इंडेक्स में हो गया। इन सब में हम लोग देखेंगे तो हम लोग इवन जो बहुत पिछड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस इंडिया का, और ये बड़े चैलेंजेस हैं इस पे, जो हम लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं चैलेंजेस के रूप में। इसके बाद हम लोग आएंगे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग पीछे बातें किए हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हो जाता है पहले तो हम लोग ये बताए थे इंडिया के क्या राइजिंग चीजें थी। हम लोग हिस्ट्री कैसे, हिस्ट्री को मतलब एक स्टेटमेंट में बता के उसके बाद फिर हम लोग कैसे उम्मीद है, क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है और कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। क्या क्या हमारे पास, हमने ऐसे क्या क्या स्टेप लिए हैं, जैसे कि हम लोग मेक इन इंडिया के एग्जांपल दिए थे, डिजिटल इंडिया के एग्जांपल दिए थे। इस तरह की जो भी एग्जांपल हम लोग उनको भी देंगे। और फिर हम लोग जो अपने डिफेंस के जो स्ट्रेटजी, इंक्रीजिंग पावर, उसको देखेंगे। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की बातें करेंगे कि भाई हम लोग जो ग्लोबल एरा में इंडिया का पार्टिसिपेशन कैसा है, एक दो स्टेटमेंट में इनको रखते हुए फिर हम लोग चैलेंजेस बताएंगे कि इंडिया के पास ये चैलेंजेस जो हम लोग अभी बात किए हैं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जेंडर पैरिटीज अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंटल लेवल पे नहीं भी हमारे यहाँ कोयले से 60% बिजली बनाई जाती है। तो इस तरह की चीजें लिख के फिर हम लोग ये अच्छा सा कंक्लूजन देंगे, जिसमें ये कहेंगे नो डाउट इंडिया बढ़ रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट फिर भी हमको ये जो चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे अगर हम लोग ध्यान देके काम करेंगे तो एक सुनहरा भविष्य है जो कि वेट कर रहा है इंडिया के लिए, और डेफिनेटली इंडिया उसको पा लेगा। हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ये मैं वीडियो का तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सबका पूरी वीडियो देखने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को हमसे कोई किसी भी तरह का सलाह चाहिए या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको मेल कर सकते हैं। हम लोग अपना मेल दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और कंटिन्यू आप लोग यार सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जल्दी जल्दी करो, जो कि नया चैनल देखो अभी इस पे बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।